स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी और हम उसमें डिस्कशन कर रहे थे 9 लेक्चर जो कि शांति के बारे में था। ठीक है, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया कि हम शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं। यानी हमने इस बात की चर्चा भी की कि अगर हमें शांति स्थापित करनी है तो हमें एक मीडिएशन यानी समझौते के माध्यम से हम शांति स्थापित कर सकते हैं। हमें कोई युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने इस बात पर भी डिस्कशन किया था कि हिंसा के माध्यम से हम शांति स्थापित भी कर सकते हैं और हिंसा के माध्यम से हम अशांति भी ला सकते हैं। इस बात की मैंने पिछले लेसन में आपको डिटेल से डिस्कशन किया। ठीक है, और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम शांति और राज्य सत्ता यानी शांति और जो राज्य सत्ता मतलब जो सरकार है, तो जो राजनीतिक सरकार है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चर्चा। देखो क्या कह रहा है, अक्सर तर्क दिया जाता है कि हर राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। यानी प्रत्येक राज्य ये कहता है कि मैं जो है पूर्णतः स्वतंत्र हूँ और सर्वोच्च मैं ही हूँ। इससे अपने हितों को केवल अपने नज़रिए से देखने और हर हालत में अपने हितों को बचाने और बढ़ाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। यानी अगर राज्य को ये कह रहा है ना क्या कि मैं जो है पूर्णतः स्वतंत्र हूँ, मैं संप्रभु हूँ, इसका मतलब वो जो है अपना हित चाह रहा है। ठीक है, अपने हित को बचाने का वो प्रयास करता है। शांति का अनुसरण करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम स्वयं को बृहत्तर मानवता के एक इतिहास के रूप में देखें, लेकिन इससे अलग राज्यों में लोगों में फ़र्क करके बनाया जा सकता है। देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यानी क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि शांति का अनुसरण करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है। अगर हमें शांति का पालन करना है तो हम जो है हमें मानवता का भी पालन करना होगा। यानी एक मानवता का हिस्सा है शांति। और मित्रों चिंतन मनन अपन कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कंबोडिया में खमेर रोज का शासन क्रांतिकारी हिंसा के नुकसानदेह हो जाने की प्रकृति का दिल दहलाने वाला बहुत ही खास उदाहरण था। यानी कंबोडिया में खमेर रोज का शासन था और वह हिंसा वहाँ कर रहे थे। ठीक है, यह शासन पॉल पॉट के नेतृत्व में हुई बगावत का नतीजा था जिसमें उत्पीड़ित खेतिहरों की मुक्ति के लिए तत्पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया। ये कह रहा है मित्रों, वहाँ पर जो है खेतिहर जो मजदूर थे, ठीक है, तो उनकी वो मुक्ति चाहते थे। इसके कारण वहाँ पे जो संघर्ष हुआ, इसने 1975 से 1979 तक कंबोडिया में आतंक का राज कायम कर दिया, जिसमें लगभग 17 लाख लोग अर्थात देश की आबादी के 21% लोग मारे गए। यह पिछली शताब्दी की एक अत्यंत कष्टप्रद मानव त्रासदी है। मित्रों क्या कह रहा है, कंबोडिया में इतना भयानक नरसंहार हुआ, इतने जो है लोग मारे गए, मतलब 21% आबादी कंबोडिया की मार दी गई, 17 लाख लोग। ठीक है, तो ये कष्टप्रद जो है कि मानव जो एक त्रासदी थी और हो सकता है कि मनवांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिवादी आंदोलन द्वारा व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग का ऐसा ही नाटकीय और डैला देने वाला परिणाम शायद हमेशा नहीं हो। यानी फिर ये भी कह रहा है कि ऐसा जो है हम ऐसी अब इच्छा नहीं करते कि ऐसा जो है फिर से जो है कहीं वापस हो जाए। यानी अब ऐसा नहीं होगा, पर इस प्रक्रिया में यह प्राय संस्थागत रूप धारण करता है और अपने परिणाम स्वरूप बनी राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण अंग बन जाता है। ऐसा ही मामला नेशनल लिबरेशन फ्रंट का, जिसने हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल कर अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट की बात की जा रही है कि अल्जीरिया में जो उसने क्या किया, हिंसात्मक साधनों का उसने उपयोग किया और उसने जो फिर वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। उसने अपने देश को फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के बोझ से 1962 में मुक्त तो कराया, लेकिन उसने शासन का जल्द ही निरंकुशवाद में पतन हो गया। इसकी प्रतिक्रिया वहाँ इस्लामी रूढ़िवाद के उभार के रूप में हुई। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है क्या कि अल्जीरिया में जो है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने जो है क्या किया, वहाँ पे जो है जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था पहले उसको जो उसने समाप्त तो कर दिया, लेकिन उसने फिर शासन जो किया ना वो निरंकुशवाद हो गया शासन, और जल्द ही निरंकुशवाद में पतन भी हो गया। ठीक है, यही कारण है जिसके चलते शांति को सर्वोच्च मूल्य मानने वाले शांतिवादी किसी न्यायपूर्ण संघर्ष में ही हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ नैतिक रूप से खड़े होते हैं। वे भी उत्पीड़न से लड़ने की ज़रूरत को स्वीकार करते हैं, हालांकि वे उत्पीड़नकारियों का दिल दिमाग जीतने के लिए प्रेम और सत्य को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो शांति को सर्वोच्च मानते हैं ना, यानी जो हम शांति को आदर्श की बात कर रहे थे पिछले लेसन में, तो वही बात यहाँ पे करेगी। जो व्यक्ति शांति को सर्वोच्च मानते हैं, जो व्यक्ति किसी देश या समाज को शांति का प्रमुख आदर्श मानते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि बेशक अगर आप जो है यानी अगर आपको शांति स्थापित करनी है ना, अगर आपको न्याय स्थापित करना है तो आपको हिंसा करनी पड़ सकती है। ठीक है,
लेकिन अगर आप हिंसा कर रहे हो ना, इसके बजाय आप क्या करो कि आप जो है जो उत्पीड़नकारी हैं, ठीक है, उनका आप दिल दिमाग के माध्यम से आप जो है वहाँ शांति स्थापित करो। और देखो मित्रों, कॉमिक्स के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है हमको, अमन कायम करने का तरीका हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देना है। ये लड़की कह रही है कि अगर हमें देश में शांति स्थापित करनी, अमन चैन हमें स्थापित करना है, तो हम क्या करें, जिस लोगों ने हिंसा की है उनको हम सजा दें। और मित्रों, ये क्या कहता है फिर लड़का कि नहीं मुन्नी, हिंसा रोकने के लिए प्रतिहिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम स्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर देकर ही ला सकते हैं। मित्रों, जब बात आई, ये कह रही कि हम जो है शांति स्थापित कर सकते हैं किसके माध्यम से, हिंसा के जो लोग हिंसा किए हैं उनको हम जो है सजा दें। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हम जो है जो लोगों ने हिंसा की है हम उसको सजा दे करके शांति स्थापित नहीं करेंगे, यानी हम प्रतिहिंसा नहीं करेंगे, हम जो है शांतिपूर्ण माध्यम से ही जो है शांति स्थापित करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो आगे क्या कहता है, तुम तो शांति के दूत की तरह बोल रहे हो, क्या तुम अपने छोटे भाइयों के साथ भी इस तरह के शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हो या वहाँ भी कुछ और ही करते हो। यानी मित्रों फिर ये जवाब दे रही है कि तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे शांति के दूत हो, यानी जैसे कि तुम कभी हिंसा नहीं करोगे जीवन में, और कह रहे कि क्या तुम छोटे भाइयों के साथ भी कभी शांतिपूर्ण व्यवहार करते हो या फिर वहाँ भी कुछ और ही काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शांति के माध्यम से, कॉमिक्स के माध्यम से में शांति को समझाया जा रहा है। और फ्रेंड्स आगे देखो क्या करें, आगे हम चर्चा करें तो देखो अपने नागरिकों के हितों के नाम पर वे अक्सर बाकी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब फ्रेंड्स जो हम बात कर रहे थे ना किसकी, कि जो हम शांति के माध्यम से, यानी हमें अगर शांति स्थापित करनी है तो हम मानवता को भी साथ लेकर चलेंगे, तो उसी की कह रहे हैं कि मानवता के नाम पर फिर लोग क्या करते हैं कि अपने हितों के नाम पर वे दूसरों को हानि भी पहुंचाने लगते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा आजकल हर राज्य ने बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। हालांकि राज्य से अपेक्षा यह थी कि यह सेना या पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों क्या कह रहा है कि सरकारें आजकल क्या करने लगी है, वो जो है यानी जो लोग भी जो है विरोध करते हैं सरकार का, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो सरकारें जो उन आंदोलन को दबा देती है, यानी जो सरकारों के पास जो शक्ति है ना, उस शक्ति का वो दुरुपयोग करती है और विश्व अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित है। इससे शांति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होते हैं। यह निरंकुश शासन और म्यांमार जैसी सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट दिखता है। मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो शांति का जो रास्ता है ना, उसमें अवरोध उत्पन्न करती हैं सरकारें और निरंकुशता का मार्ग भी ये प्रशस्त करती है। समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सार्थक लोकतंत्रीकरण और अधिक नागरिक आज़ादी की एक कारगर पद्धति में है। क्या कह रहा है, अगर हमें समस्याओं का एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना है, यानी दीर्घकालिक हमें समाधान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारा जो देश है ना, हमारे देश में जो राज करने की पद्धति है, यानी एक लोकतंत्रीकरण, यानी एक लोकतंत्र वहाँ होना चाहिए और उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और सभी को नागरिक आज़ादी भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता सभी के पास हो, सभी को समानता के अवसर मिले, तब जाकर के हम जो है एक जो हमारी समस्या है ना, कोई भी उसका हम समाधान सुझा सकते हैं। इसके माध्यम से राज्य सत्ता को ज़्यादा जवाबदेह, यानी जो सरकार है उसको जो है ज़्यादा जवाबदेह हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर देखो अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों की हम चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कहावत आपने सुनी ही होगी। मित्रों कई बार हम भी इसको यूज कर लेते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कैसे, असहायता को अहिंसा और अहिंसा को गांधी के समतुल्य बताने की प्रवृत्ति ने कुछ लोगों को ऐसा कहने का मौका दिया। क्या कह रहा है, असहायता को अहिंसा, यानी उनके पास सहायता नहीं है उसको, जिसके कारण जो अहिंसा करते हैं, यानी वो हिंसा नहीं कर रहे और उसके कारण जो है गांधी को अहिंसा के समान माना जा रहा है। इस हल्की टिप्पणी का आधार दूर दूर तक फैला यह विचार है कि अहिंसा कमजोरों का रास्ता है। क्या ये कह रहे हैं कि जो अहिंसा कौन करते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके पास ताकत नहीं होती, वो अहिंसा नहीं करते, वो शांत रहते हैं। गांधी जी ने बार बार कहा कि इस विचार के लोग अहिंसा और उनके दर्शन को समझते ही नहीं है। हम आमतौर पर यही समझते हैं कि अहिंसा का अर्थ चोट करना नहीं है। अहिंसा कार्य उसे माना जाता है जो शारीरिक घाव नहीं करे, ठीक है। अहिंसा कार्य मतलब जिसने जो है शरीर के ऊपर चोट नहीं पहुंचाई। गांधी जी ने इस अर्थ को दो मूलभूत तरीकों से बदल दिया। उनके लिए अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट, मानसिक चोट या आजीविका की क्षति से बाहर जाना भर नहीं है। इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना है। यानी अहिंसा के बारे में ये करें कि बेशक अहिंसा में हम केवल और केवल शारीरिक चोट को ही शामिल नहीं करते, बल्कि शारीरिक, मानसिक, ठीक है, उसके जो जीवन का जो रहन सहन है उसके ऊपर अगर अपन चोट कर रहे हैं, या फिर हम जो विचारों के माध्यम से अगर चोट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हम हिंसा कर रहे हैं, यानी हम जो है फिर उसके माध्यम से हिंसा कर रहे हैं। उनके लिए हिंसा का निमित्त होने का अर्थ स्वयं चोट करना नहीं होता। गांधी जी का मानना था कि यदि मैंने किसी को हानि पहुंचाने में किसी अन्य की सहायता की
अथवा किसी हानिकर कार्य से लाभान्वित हुआ तो मैं हिंसा का दोषी होऊंगा। इस अर्थ में हिंसा के बारे में उनके विचार संरचनात्मक हिंसा की निशानदेही करते थे। यानी मित्रों वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने किसी का साथ भी दिया ना हिंसा करने में, ठीक है, तो भी मैं जो है हिंसा का दोषी हूँ, यानी मैं जो है फिर उसका दोषी व्यक्ति होऊंगा कि हाँ मैंने हिंसा की है। और गांधी जी ने दूसरा प्रमुख परिवर्तन अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर किया। किसी की हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है, अहिंसा को सजग संवेदना के माहौल की अपेक्षा होती है। ये कह रहा है कि गांधी जी क्या करें, वो कह रहे हैं कि किसी की हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें जो है अहिंसा के प्रति जो है हमें सचेत भी रहना होगा। गांधी जी निष्क्रिय आध्यात्मिकता के विरोधी थे। उनके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अत्यंत गंभीर उकसावे की स्थिति में भी शारीरिक मानसिक संयम रखने का अभ्यास करें। कह रहे हैं मित्रों कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको उकसा भी रहा है ना हिंसा करने के लिए, ठीक है, हिंसा करने के लिए आपको कोई उकसा भी रहा है, तो भी आप जो है अपने शरीर मन वचन के माध्यम से जो है अपने ऊपर जो है आप नियंत्रण रखें। अहिंसा अति से सक्रिय शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। और वास्तव में गांधी जी तो इस सीमा तक कह गए कि अगर अहिंसा किसी का बचाव करने के मामले में अपर्याप्त हो तो उसके नाम पर निष्क्रियता की शरण में जाने के बजाय हिंसा का सहारा लेना बेहतर होगा। यानी मित्रों बहुत बड़ी बात गांधी जी कह रहे हैं क्या कि अगर मान लो अहिंसा किसी का बचाव करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है ना वहाँ पे, यानी हमें किसी का बचाव करना है और अहिंसा के माध्यम से हम उसका बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पे हमें हिंसा भी अगर करनी पड़ रही है ना उसका बचाव करने के लिए, तो भी हमें हिंसा कर लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ गांधीवादी कहते हैं कि प्रारंभ में उद्धृत कहावत को बदलकर मजबूती का नाम महात्मा गांधी खरीद देना चाहिए। यानी मजबूरी की जगह मजबूती की बात कर रहे हैं कि मजबूत थे गांधी जी तो, और उनके विचार तो बहुत उच्च थे, इसके कारण जो है मजबूती का नाम मजबूरी की जो है उसके स्थान पर हमें यहाँ पे मजबूती कर देना चाहिए। ठीक है, और मित्रों क्या कह रहा है, क्या आपको लगता है कि हिंसा का सहारा लेना कभी कभी जरूरी हो सकता है? आखिरकार जर्मनी के नाजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बाहरी सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा था। यानी वो कह रहे हैं कि अगर अपन हिंसा कभी कभी कर लेते हैं तो क्या यह जरूरी है? तो गांधी जी के विचारों में हम देखें तो ये जरूरी हो सकती है। अगर मान लीजिए कहीं हम अहिंसा कर रहे हैं और उसके माध्यम से भी किसी के साथ जो है यानी उसकी जो है बचाव नहीं हो रहा, उसकी सुरक्षा नहीं हो रही, तो हमें वहाँ पे हिंसा कर लेनी चाहिए। गांधी जी के विचारों से हम इसको देखें तो ये सही प्रतीत होता है। और फ्रेंड्स आगे हम चर्चा करें, देखो क्या कह रहा है कि रंग भेद के खात्मे के बाद दक्षिण अफ्रीका में यह तरीका अपनाया गया जो हाल के वर्षों में राजनीतिक सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और शांति के सुरक्षित बने रहने के बीच घनिष्ठ संबंध है। ये कह रहे हैं कि रंगभेद का जब खत्म हुआ, यानी रंगभेद की नीति, नस्लवादी नीति जब दक्षिण अफ्रीका में खत्म हुई, ठीक है, तो ये जो है राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई वहाँ पे। और शांति कायम करने के विभिन्न तरीके अब हम चर्चा कर रहे हैं कि शांति अगर हमें स्थापित करनी है किसी देश में तो हम किस किस माध्यम से शांति स्थापित कर सकते हैं। क्या करा, देखो शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई गई है। इन रणनीतियों को आकार देने में 3 प्रमुख दृष्टिकोणों में मदद पहुंचाई है। पहला तरीका राष्ट्रों को केंद्र स्थान देता है, उनकी संप्रभुता का आदर करता है और उनके बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवंत सत्य मानता है। ये कह रहा है कि पहला तो रास्ता यही है शांति स्थापित करना कि जो सरकार है, जो राज्य सत्ता है, ठीक है, वो केंद्र स्थिति में रहनी चाहिए, उसके जो है यानी उसके पास एक संप्रभुता होनी चाहिए और उसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंदिता के उपयुक्त प्रबंधन और संघर्ष की आशंका का शमन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्धों से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाने तो तालमेल किया है। मित्रों ये कह रहे हैं कि शांति स्थापित करने के लिए हमने क्या किया कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जो है क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश थे ना, उन्होंने जो है शांति स्थापित करने के लिए और युद्ध से बचने के लिए जो है समझौता भी किया, यानी सत्ता संघर्षों में गठबंधन भी किया उन्होंने। और फ्रेंड्स आगे देखो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि दूसरा तरीका भी राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंदिता की प्रकृति को स्वीकार करता है, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावना पर है। यह विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे। यानी मित्रों कह रहा है क्या दूसरा तरीका यहाँ बताए जा रहे हैं क्या कि प्रतिद्वंदिता की जो प्रकृति है ना, जो दो देश आपस में जो है प्रतिद्वंदिता करते हैं या प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है, तो इसको हम जो स्वीकार करते हैं और इसका जोर जो है हम सकारात्मक उपस्थिति और जो हमारी निर्भरताएँ हैं, जो हमारी संभावनाएँ हैं उस पर हैं। ठीक है, अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे। परिणाम स्वरूप
वैश्विक संघर्ष कम होंगे, जिसमें शांति की बेहतर संभावना होगी। यानी मित्रों वही बात करें कि हम समझौता कर लेंगे ना, अगर देशों के माध्यम से, कई बार विभिन्न देशों में एक समझदारी के माध्यम से समझौता होता है तो संघर्ष उससे कम हो जाते हैं, उससे शांति स्थापित होती है। ठीक। और मित्रों देखो एक क्या कह रहा है, एक मर्मभेदी अस्पष्ट, यानी एक मर्मभेदी असमंजस यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई बार कुछ राष्ट्र अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी क्या कह रहा है कि जो राष्ट्र, कुछ राष्ट्र रहते हैं वो ऐसे होते हैं कि अपने जो उनके लक्ष्य हैं, ठीक है, उनकी कुछ आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वो हिंसा करने लगते हैं और हिंसक साधनों का उपयोग करते हैं, खासकर किसी भू क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधन को हथियाने में। यानी किसी जमीन को उसको हड़पना है या किसी भू क्षेत्र का अतिक्रमण करना है तो उसके मामले में वो हिंसा करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला विवाद घमासान युद्ध में बदल सकता है, जैसे कि 1990 में इराक ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर धावा बोला। एग्जाम्पल दे रहे हैं किस प्रकार जो है किसी स्थान को हड़पने के लिए वो कैसे हमले करते हैं और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। कह रहे हैं कि 1990 में क्या हुआ, इराक ने कुवैत पर हमला बोला। उसने हमले को न्यायोचित बताते हुए दावा किया कि कुवैती क्षेत्र एक इराकी भूखंड था, जिसे औपनिवेशिक शासकों ने मनमाने ढंग से अलग कर दिया। यानी इराक यहाँ पे कह रहा है कि कुवैत जो है पहले हमारा हिस्सा था और ढंग से, और कह रहा है, उसने आरोप लगाया कि कुवैत उसके तेल भंडारों में तिरछी खुदाई कर रहा है। यानी वो आरोप क्या लगा रहा है कि कुवैत जो है वो इराक के जो भंडार हैं वहाँ पे खुदाई करता है। आक्रमणकारियों को अंततः अमेरिका के नेतृत्व में साझा सैनिक अभियान द्वारा खदेड़ा गया। एक समर्थ विश्व सरकार के न होने की स्थिति में इस प्रकार के विवाद की आशंका का हर समय मौजूद रहना संभव है। हथियार उद्योग जैसे नीति स्वार्थों ने उसे तीव्र कर दिया। हथियार उद्योग के लिए युद्ध लाभदायक स्थिति है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी देश में सरकार ना हो ना, यानी किसी देश में अगर सरकार नहीं है, समर्थ विश्व के सरकार के न होने की स्थिति में फिर उस देश में जो है विवाद बढ़ते रहते हैं। ठीक है। और मित्रों आगे देखो क्या कह रहा है, आओ कुछ करके सीखें। गांधी के दक्षिण अफ्रीका चंपारण में किए गए सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह की पद्धति पर सामग्री एकत्रित करो। यदि संभव हो तो गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया पढ़ो। यानी मित्रों जो बात करें किसकी, चंपारण आंदोलन की बात करें, गांधी जी की जो 1917 में गांधी जी ने चंपारण, बिहार के चंपारण में आंदोलन किया। ठीक है, नील से संबंधित आंदोलन था। और नमक सत्याग्रह यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो नमक आंदोलन, यानी जो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने किया, तो उसकी बात कर रहे हैं कि इनसे संबंधित आंदोलन की आप जो है सामग्री एकत्रित करो। और कह रहे हैं कि आप जो है एक उपन्यास भी पढ़ो, पहला गिरमिटिया। यानी जो गिरमिटिया पद्धति किसकी, चंपारण जो आंदोलन था ना मित्रों, उसमें गिरमिटिया पद्धति थी, तो उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। और देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में जानकारी खोजो, वे गांधी से किस प्रकार प्रेरित थे। यानी मित्रों कह रहे हैं कि गांधी जी से मार्टिन लूथर किंग किस प्रकार से इंस्पायर थे, तो इसके बारे में भी आप जो है कुछ सामग्री एकत्रित करो। और मित्रों आगे देखो क्या कर रहा है, इस पद्धति के पैरोकार, यानी जो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे कि विभिन्न देश जो हैं वो समझौता कई बार कर लेते हैं शांति स्थापित करने के लिए, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि इस पद्धति के माध्यम से पैरोकार द्वारा, इस पद्धति के पैरोकार द्वारा अक्सर दिया जाने वाला एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप का है, जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता आया है। यानी मित्रों क्या कह रहे हैं कि जो समझौता लोग कर लेते हैं ना, जो देश समझौता कर लेते हैं, तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसके माध्यम से क्या हुआ कि आर्थिक एकीकरण से या राजनीतिक एकीकरण हुआ, किसका, यूरोप का। और मित्रों कह रहा है पहली दो पद्धतियों से भिन्न तीसरी पद्धति राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानती है। क्या कह रहा है कि जो तीसरी पद्धति है ना, वो मानव इतिहास की समाप्तप्राय अवस्था मानती है राष्ट्र आधारित व्यवस्था को। ठीक है, यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाती है और वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी बनाती है। वैसे समुदाय के बीच राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंतक्रियाओं और संशयों में दिखते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम और जनांदोलन जैसे विविध गैर सरकारी कर्ता शामिल हैं। इस तरीके के प्रस्तावक और समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्रों की पहले से ही घट गई प्रधानता और संप्रभुता को और अधिक क्षीण कर रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने की स्थिति तैयार हो रही है। और फ्रेंड्स आगे क्या कहता है, ये कहता है कि जो तीसरी पद्धति है ना शांति स्थापित करने की, वो तीसरी पद्धति शांति स्थापित करने की ये कह रहे हैं कि जो समुदाय है ना, उस समुदाय का जब उदय होता है तो उस उदय के माध्यम से शांति फिर वहाँ पे बनती है। और आगे ये कहता है कि इस प्रस्तावक, यानी इस तरीके के जो प्रस्तावक है ना, वो क्या करें कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जो राष्ट्र हैं उनकी जो प्रधानता थी, वो संप्रभुता थी, उनकी जो थी वो कम हो रही है, और इसके माध्यम से वो है
शांति भी फिर वहाँ स्थापित हो रही है। ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र तीनों ही पद्धतियों के प्रमुख तत्वों को साकार कर सकता है। सुरक्षा परिषद जो स्थायी सदस्यता और 5 प्रमुख राष्ट्रों को निषेधाधिकार देता है, यानी मित्रों यहाँ वीटो की बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, कि उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से मित्रों, एक तो देखो वहाँ पे है, एक तो चाइना है, ठीक है, एक यूएसए है, एक फ्रांस है, एक वहाँ पे है रूस है, ठीक है, और एक मित्रों रह गया हमारा यूके, ठीक है। तो ये हमारे 5 उसमें देश है स्थायी सदस्य। तो ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उन 5 देशों के पास उसमें यानी उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और उनके पास जो है वीटो का पावर होता है। प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को ही व्यक्त करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देना और लागू करना चाहता है। मित्रों क्या करा है, ये कह रहा है शांति स्थापित करने की बात कर रहा है कि शांति हम कैसे कैसे स्थापित करते हैं। तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है 3 पद्धतियों के प्रमुख तत्वों को साकार कर सकता है। कौन कौन से, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से हम शांति स्थापित करते हैं, एक आर्थिक सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक सोशियो काउंसिल है वहाँ की, और एक है मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम शांति स्थापित करते हैं। अब देखो मित्रों समकालीन चुनौतियों की हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हमारे समक्ष उभर करके आती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने में वह सफल नहीं हुआ। क्या मित्रों, यूनाइटेड नेशन ना उसने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की वर्तमान में और अतीत में भी, लेकिन जो शांति बनाए रखने की जब बात आती है ना, तो वह वहाँ उस बात में यानी शांति स्थापित करने में वह सफल नहीं हुआ है। इसके बजाय दबंग राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया और क्षेत्रीय सत्ता संरचना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहा। यानी मित्रों ये कह रहा है कि उसने शांति तो काहे की स्थापित की, बल्कि उसमें जो राष्ट्र है ना, कौन से जो हमने बात की थी यहाँ पे स्थायी सदस्यों की, तो ये स्थायी सदस्य जो है वहाँ पे जो है एक बड़ी भूमिका उभर करके उनकी आई है और वो जो है वहाँ पे यानी जो भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वो वहाँ पे निर्णय ले सकते हैं। और इसके उन्होंने सीधी सैनिक कार्रवाई का भी सहारा लिया और विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ऐसे आचरण का ज्वलंत उदाहरण अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ताज़ा हस्तक्षेप है। इससे उभरे युद्ध में बहुत सी जाने गई है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चुनौती की बात कर रहा है कि बहुत सी जो है यहाँ पे चुनौतियाँ हमारे को देखने को मिलती है, चाहे हम अफगानिस्तान में बात कर लें या इराक में अमेरिका का जो हस्तक्षेप है, तो उसके यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि शांति स्थापित करने में जो है यूनाइटेड नेशन नाकाम साबित हुआ है। आतंकवाद के उदय का एक कारण आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी है। क्या कर रहा है, आतंकवाद कैसे पनपा, कैसे इसका उदय हुआ, तो कह रहा है कि जो राष्ट्र है ना, वो राष्ट्र स्वार्थी हैं, उनका जो है अलग से कुछ लक्ष्य है, राजनीतिक उनका उद्देश्य, इस कारण भी आतंकवाद पनपा है। प्राय आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ऐसे उनके पास हथियार मित्रों होते हैं कि जो हथियार तो सरकारों के पास भी नहीं होते। और 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र का ध्वस्त किया जाना एक अमंगलकारी वास्तविकता की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है। मित्रों जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ 2001 में अमेरिका में, तो उसी के बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना जो है आतंकवाद पनप रहा है। इन ताकतों द्वारा अति विध्वंसक जैविक, रासायनिक अथवा परमाणुक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका देने वाली है। क्या कह रहा है मित्रों, जो है आतंकवाद की इतनी ताकत बढ़ती जा रही है कि जैविक, रासायनिक या परमाणुक हथियारों के माध्यम से जो है अब आतंकवाद बढ़ने लगे हैं। ठीक है मित्रों, और फ्रेंड्स आगे देखो क्या कर रहा है, आगे हम फिर से चर्चा करें तो कह रहा है शांति, पहले हम एक बॉक्स की चर्चा कर लें, शांतिवाद के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि शांतिवाद क्या है। तो कह रहा है फ्रेंड्स, शांतिवाद विवादों को सुलझाने के औजार के बतौर युद्ध या हिंसा के बजाय शांति का उपदेश देता है। यानी मित्रों शांतिवाद का मतलब क्या है, आप शांति स्थापित करोगे किसके माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, न कि कोई आप युद्ध करोगे या किसी प्रकार के आप जो है हथियारों का उपयोग करोगे। इसमें विचारों की अनेक छवियां शामिल है। इसके दायरे में कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने में प्राथमिकता देने से लेकर किसी भी हालत में हिंसा और ताकत के इस्तेमाल के पूर्ण निश्चित तक आते हैं। यानी मित्रों जो बात हम करते हैं ना डिप्लोमेसी की, कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर, इसके माध्यम से जो है हमें विवादों को सुलझा सकते हैं। हम किसी हिंसा के माध्यम से या किसी हथियारों के माध्यम से हम जो है शांतिवाद में, यानी हम हिंसा की या हथियारों की हम शांतिवाद में बात नहीं करते। हम केवल और केवल कूटनीति के माध्यम से हो या सॉफ्ट पावर के माध्यम से या किसी प्रकार के माध्यम से हम जो शांति स्थापित करते हैं। शांतिवाद सिद्धांतों पर भी आधारित हो सकता है और व्यवहारिकता पर भी। सैद्धांतिक शांतिवाद का जन्म इस विश्वास से होता है कि युद्ध, सुविचारित घातक हथियार, हिंसा या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नैतिक रूप से गलत है।
क्या करा है मित्रों, शांतिवाद का मतलब है आप किसी के साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे, आप हिंसा नहीं करोगे, ठीक, आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे। और व्यवहारिक शांतिवाद ऐसे किसी चरम सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। यह मानता है कि विवादों के समाधान में युद्ध से बेहतर तरीके भी है, या फिर यह समझता है कि युद्ध पर लागत ज़्यादा आती है, फायदे कम होते हैं। युद्ध से बचने के पक्षधर लोगों के लिए श्वेत कपोत जैसे अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। क्या मित्रों क्या करा आगे, आगे करा कि जो व्यवहारिक शांतिवाद ना, वो जो है किसी चरम सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, यानी वो किसी सिद्धांत को नहीं मानता। वो यह मानता है कि हम जो है युद्ध के माध्यम से जो है हम किसी प्रकार की शांति स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध के माध्यम में, यानी युद्ध जब हम करते हैं तो इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, लाभ कम होता है। और शब्द सुलह समझौते के पक्षधरों की सौम्य प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग सुलह समझौते के पक्षधरों को शांतिवादी के दर्जे में नहीं रखते, क्योंकि ये कतिपय परिस्थितियों में युद्ध को औचित्यपूर्ण मान ले सकते हैं। यानी मित्रों, जब हम शांति के माध्यम से, यानी सुलह समझौते के माध्यम से हम शांति की बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको जो वो सही नहीं मानते। बाज या युद्ध पिपासु लोग कपोत प्रकृति के विपरीत होते हैं। युद्ध का विरोध करने वाले कुछ शांतिवादी सभी प्रकार की जोर जबरदस्ती, मसलन शारीरिक बल प्रयोग या संपत्ति की बर्बादी के विरोधी नहीं होते। उदाहरण स्वरूप असैन्यवादी आमतौर पर हिंसा के बजाय आधुनिक राष्ट्र राज्यों की सैनिक संस्थाओं के विशेष रूप से विरोधी होते हैं। अन्य शांतिवादी अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अहिंसक कार्रवाई के स्वीकार्य होने का विश्वास करते हैं। और फ्रेंड्स, क्या बात निकल कर आ रही है कि जो युद्ध का विरोध करते हैं ना, कि हाँ युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति समझौते के माध्यम से हम जो है शांति स्थापित करेंगे, तो जो लोग हैं ना वो लोग शारीरिक बल प्रयोग है या संपत्ति की बर्बादी, इनका विरोध नहीं होते, यानी इनके विरोधी वो नहीं करते। तो फ्रेंड्स आगे देखो क्या कहता है, वैश्विक समुदाय ध्वंस जमाने वाली ताकतों की लोलुपता और आतंकवादियों की गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल है। यानी क्या कर रहा है मित्रों, वैश्विक समुदाय की जो ध्वंस जमाते हैं ना, कौन, जो जितने भी राष्ट्र हैं, ठीक है, तो वो जो है आतंकवादियों को रोकने में सफल नहीं हुए हैं। वह अक्सर नस्ल संहार अर्थात किसी समूचे जनसमूह के व्यवस्थित संहार का मुख्य दर्शक बना रहता है। यह खास करके रवांडा में साफ तौर पर दिखा। इस अफ्रीकी देश में 1994 में तकरीबन 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला। हत्याकांड के आरंभ होने के पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और इसके भड़कने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण आने के बावजूद कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबा को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार कर दिया। मित्रों क्या करा है, फिर यहाँ पे करें कि जो वैश्विक समुदाय की ध्वज जमाते हैं ना, कौन, जैसे सरकारें हो गई या जो संयुक्त राष्ट्र हो गया, कि हाँ हम जो है संपूर्ण विश्व का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन्होंने जब बात आई 1994 में, जब रवांडा में जो है तुस्सी लोगों को हुत लोगों ने मारा, ठीक है, और 5 लाख के करीब लोग वहाँ मारे गए, तब जो है मित्रों किसी भी देश ने वहाँ पे जो है हस्तक्षेप उस देश में नहीं किया। ठीक है, जैसे लोग मरते रहे तो वहाँ मरने दिया लोगों को, और जो संयुक्त राष्ट्र है उसने भी किसी भी प्रकार का शांति अभियान नहीं चलाया। ठीक है, तो फिर मित्रों आप जो है बात जो करते हो कि हाँ हम वैश्विक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें और भी संस्थाएं, तो फिर मित्रों आपने काहे का फिर वहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र का, या फिर आपने काहे का वहाँ पे विश्व का पूरा नेतृत्व किया, आपने जो है यानी आप वहाँ मूक दर्शक बने रहे, जो वहाँ पे संघार नरसंहार हुआ उसको आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टारिका जैसे देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया। विश्व के अनेक हिस्सों में परमाणु हथियार से मुक्त देश क्षेत्र बने हैं, जहां आणविक हथियारों को विकसित और तैनात करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौते के तहत पाबंदी लगी है। क्या करा है मित्रों, ये करा है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद जापान है या कोस्टारिका जैसे अन्य देश हैं, उन्होंने सैन्य बल नहीं रखा, उन्होंने मिलिट्री अपने पास नहीं रखी, और कई जो है अनेक विश्व में ऐसे क्षेत्र बने हैं जहाँ पे परमाणु हथियार नहीं है, यानी कुछ देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है। और आज इस तरह के 6 क्षेत्र ऐसा हुआ है जिसमें यह प्रक्रिया चल रही है। इसका विस्तार दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र तथा और मंगोलिया तक है। सोवियत संघ के 1991 में विघटन से अति शक्तिशाली देशों के बीच सैनिक प्रतिद्वंदिता पर पूर्ण विराम लग गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रमुख खतरा समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स आगे जाकर के ये कहता है कि जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से जो है जो प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी, यानी जो प्रतिस्पर्धा चली आ रही थी देशों के बीच, तो उस पर जो विराम लग गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के समक्ष जो खतरा उत्पन्न होता था बार बार, तो वो भी जो मित्रों अब समाप्त हो गया। और मित्रों देखो आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि इसके अलावा समकालीन युग शांति को बढ़ावा देने के लक्ष्य को लेकर होने वाली बहुतेरी लोकप्रिय पहलकदमियों का साक्षी बना है। इन सभी को प्राय शांति आंदोलन कहा जाता है। यानी मित्रों कह रहा है कि समकालीन जो युग है वो शांति को बढ़ावा दे रहा है
और उसको शांति आंदोलन भी करा है। दोनों विश्व युद्धों के कारण हुए विश्व विध्वंस ने इस आंदोलन को प्रेरित किया। यानी जब दो विश्व युद्ध हो गए, प्रथम और द्वितीय, तो उसके बाद हमें ये जो है आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ, युद्धों में कुछ नहीं रखा है, हमें जो है एक शांति के माध्यम से सभी देशों को मिलजुल करके रहना चाहिए। और अगर किसी देश में किसी प्रकार का नरसंहार होता है या किसी प्रकार का कोई विवाद भी उत्पन्न होता है तो हमें उसके जरूर से संज्ञान लेना चाहिए। और मित्रों आगे देखो क्या कहता है, ये तब से जोर पकड़ता आ गया है जब राजनीतिक तथा भौगोलिक अवरोधों के बावजूद दुनिया में बड़े पैमाने पर इसके अनुयायी पैदा हो गए। इस आंदोलन को विभिन्न तबकों के लोगों ने बढ़ावा दिया, जिसमें लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षक, पुजारी, राजनेता, मजदूर शामिल हैं। इसका लगातार विस्तार हुआ है और महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे अन्य आंदोलनों के समर्थकों से पारस्परिक फायदेमंद जुड़ाव होने से यह और अधिक सघन हुआ है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि बहुत फिर जाकर के बहुत सी संस्थाएं बनकर के आई, बहुत से लोग, चाहे लेखक हो, वैज्ञानिक हो, ठीक है, या फिर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिलाएं जागरूक हुई, लोगों में जो है अपने अधिकारों के लिए जो है सचेत हुए लोग, तब जाकर के फिर मित्रों ये जो हम शांति की बात करते हैं, जो शांति का कॉन्सेप्ट है, जो शांति का आदर्श है, वो और भी जो है सघन हुआ, यानी और भी वो जो है बढ़ा। और इस आंदोलन ने शांति अध्ययन नाम की एक नई शाखा का भी सृजन किया और इंटरनेट जैसे संप्रेषण के नए माध्यम का इस्तेमाल भी किया है। यानी मित्रों हमने फिर जो है सूचना क्रांति का भी उपयोग किया शांति को स्थापित करने में। और फ्रेंड्स निष्कर्ष की अपन चर्चा कर लें। देखो क्या कह रहा है इस अध्याय में, यानी कह रहा है इस अध्याय में हमने शांति के विभिन्न पहलुओं, इसके अर्थ, इसके सामने की बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियों तथा इसके लक्षणों की तहकीकात की। हमने देखा कि शांति के क्रियाकलापों में सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंध के सृजन और संवर्धन के अविचल प्रयास शामिल होते हैं। क्या मित्रों ये कह रहा है कि हमने इस पाठ में कौन कौन सी बातें पढ़ी, जो हमने पहले शुरुआत में पहले जो भाग में यानी अध्याय 9 के पहले भाग में जो हमने चर्चा की कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वही बात कह रहा है कि हम इस अध्याय में जो हमने शांति का अर्थ जाना और उसकी बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियाँ कौन कौन सी उसके बारे में जाना। और मित्रों आगे क्या कहता है, शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक अनेक अवरोध हैं, लेकिन उन्हें हटाने में बेलाग हिंसा के प्रयोग का लालच अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। नरसंहार, आतंकवाद और पूर्ण युद्ध के युग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है, शांति की खोज को राजनीतिक कार्रवाई के साधन और साधे दोनों को ही यूरोपाइज करना चाहिए। यानी मित्रों फिर कह रहा है कि शांति का जो मार्ग है ना, उसमें बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी रुकावटें आती है शांति स्थापित करने में, ठीक है। और कह रहा है नरसंहार हो या आतंकवाद हो, तो ये सभी जो बातें हैं ना, तो ये सभी शांति के स्थापित करने में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। और मित्रों यहाँ पे कुछ बातें और की जा रही है कि कल्पना करें कि आपको शांति पर एक पुरस्कार प्रारंभ करना है। इस पुरस्कार का प्रत्येक चिन्ह और डिजाइन बनाओ। आपकी राय में शांति के बारे में आपकी समझ को कौन सा प्रत्येक चिन्ह सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त करता है। यानी मित्रों शांति के बारे में आप पुरस्कार देना चाहते हो तो कौन सा आप शांति के लिए चिन्ह बनाओगे, वो आपको करना है। समकालीन विश्व में परमाणु हथियार युद्ध रोकने में सहायक हैं। यानी क्या समकालीन विश्व में परमाणु हथियार जो हैं वो युद्ध रोकने में सहायक हैं? तो मित्रों सहायक भी हैं और ये युद्ध भी करते हैं, दोनों ही इसके पहलू हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास परमाणु हथियार है, ठीक है, तो दूसरे देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, तो जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है तो वो हमेशा यह सोचता कि जो है अमुक राष्ट्र के पास परमाणु हथियार है और वो मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। यानी एक तो ये विश्व में युद्ध रोकने में सहायक नहीं है इसके माध्यम से देखें तो, और दूसरा युद्ध रोकने में कैसे सहायक है कि अगर मान लीजिए दो देश है, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, तो दोनों देश ये सोचेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने अगर इस देश पे परमाणु हथियार यानी परमाणु बम गिरा दिया तो दूसरा देश भी मेरे ऊपर परमाणु बम गिरा सकता है। तो इसके माध्यम से फिर ये यहाँ हम देखें तो यहाँ फिर ये जो परमाणु हथियार होते हैं वो युद्ध रोक रहे हैं। यानी दोनों ही पक्ष हैं परमाणु हथियार के, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ शांति के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और मेरी मित्रों कंप्लीट लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। वो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं रेगुलरली, आप उनको ज़रूर से सुनिएगा। मित्रों आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाओगे। आप मेरे लेक्चर्स को एक बार जाकर सुनिए, एक एक प्रावधान पर मैं एक डिटेल से वहाँ मैंने इतना डिस्कशन किया है कि आप जो है वहाँ अच्छी तरह से और सरल भाषा में आप उनको समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेसन हमारा जो कंप्लीट होगा ना मित्रों, वो हमारा अगला लेसन होगा विकास के बारे में, यानी डेवलपमेंट की हम बात करने वाले हैं। और मित्रों 11th क्लास की जो ये NCERT हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो उसका यानी इस NCERT का वो लेसन अंतिम लेसन होगा, यानी वो लास्ट लेसन है। इसमें 10 लेसन है, हमने 9 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलने वाले हैं अगले लेसन में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।